मुझे तो पब्लिकेशन के अंदर से पता चला कि पीएमओ से फ़ोन आया है कि ये आपने क्या छाप दिया। तो मुझे नहीं मतलब मैंने तो इससे पहले कभी ये नहीं सुना था कि पीएमओ को इतनी चिंता है कि क्या कार्टून छप रहा है। वो आदमी जो ये बताता है कि वो सब पे भारी है, उसको इससे दिक्कत है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी छोटे से अखबार ने कुछ कार्टून छाप दिया है जिससे उसको बड़ी, और उसमें कहीं उसका नाम नहीं है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति। इमरजेंसी के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि उस समय चीज़ें सेंसर हुआ करती हैं, बगैर सेंसर से पास हुए चीज़ें नहीं छपा करती हैं। अभी क्या है कि हालत वही है, पर यह है कि वो अनडिक्लेयर्ड है। उन्होंने एक मार्च किया प्रेस क्लब से राष्ट्रपति भवन, राजीव गांधी को बिल वापस लेना। तो आज तो मुझे लग रहा है कि मार्च करने के लिए जर्नलिस्ट जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। अभी तो कैद करके भी रखते हैं। तो अभी तो देखिए आपकी वो मतलब आपको बाकायदा एक बाकायदा आपको संसद के बाहर एक पिंजरे में बिठा के रखा गया और आप थैंक यू कह रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती का एक कवरेज देखा कि कैसे पत्रकारों का झुंड उसको घेर के और कैसे उसको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो केवल रिया चक्रवर्ती के मामले में नहीं, वो जहाँ उनको कोकोई कमज़ोर आदमी मिल जाएगा, हल्का सा भी कमज़ोर आदमी मिल जाएगा, वहाँ पे उनकी वही हालत। इस पे ऊपर ये मैंने एक छोटा सा कैप्शन दिया है कि 24/7 कवरेज। तो ये जो कवरेज है, ये अगर आप देखेंगे तो सबके हाथ में वो बूम माइक है जिससे वो कवर करते हैं, लेकिन जो पूरा सीन है वो आपको बता रहा है कि एक्चुअली ये लोग क्या कर रहे हैं। एक समय था जब मनमोहन सिंह पर बहुत कार्टून बनते हैं, क्या उस समय बोला जाता था कि नहीं ये देश के प्रधानमंत्री हैं, मत बनाइए? एक बार हम ये इसे भी लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए और बहुत ही खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आमतौर पर पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, 10-10, 15-15 मिनट आपसे चर्चा करते हैं, किसी मुद्दे को आपको समझाते हैं। तो वही काम एक कार्टून के जरिए, एक तस्वीर के जरिए करना, ये अपने आप में एक बहुत अलग और क्रिएटिव कला है। और आज चर्चा उसी पर हम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप शायद इनकी शक्ल से नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी तस्वीरों को शायद आपने साझा किया होगा सोशल मीडिया पर, उसे लाइक किया होगा, अलग अलग अखबारों में उसे देखा होगा। और इनकी जो तस्वीर ये खुद भी ट्विटर पर रखते हैं वो काफ़ी अलग है, और जैसे ये दिखते हैं वो अलग है। आज हमारे साथ मंजुल सर जुड़े हुए हैं। ही इज़ अ 53 ईयर ओल्ड कार्टूनिस्ट, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट। इनफैक्ट माया कामत मेमोरियल अवार्ड के ये विनर रह चुके हैं। साथ ही साथ अखबारों में इनकी जो तस्वीरें हैं वो चलती हैं। आप हमारे पीछे भी इसको देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा भी करने वाले हैं। और आज का जो ये वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे कि ये जो एक करियर है, खासतौर पर जो पॉलिटिकल एक तरीके से स्टेटमेंट या पॉलिटिकल कार्टून करना इंडिया में, भारत में, हमें पता है कि अभी माहौल किस तरह से होता है, ये कैसा है, इसके लिए कितना समय लगता है, क्या कुछ होता है एक कार्टूनिस्ट के लिए चैलेंजेस, और किस तरह से इनका पूरा दिन होता है। आज इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत की, और कई लोग जानना भी चाहते होंगे, एज अ करियर हम अखबारों में बहुत समय से देखते हैं। भारत में आर के लक्ष्मण साहब बहुत पहले से फेमस हैं। उनकी कई जगहों पर इनफैक्ट हम देखते हैं कि मूर्तियाँ लगती हैं, पुतले लगते हैं। इससे एज अ करियर आपने कब सोचा करना चाहिए कि पॉलिटिकल कार्टून या फिर न्यूज़ वर्दी चीज़ें जो हर रोज़ हो रही हैं, हम लोग तो स्क्रिप्ट लिखते हैं लंबा लंबा, इतना बात करते हैं, और आप एक कार्टून में वही सारी चीज़ें समझा देना, ये अपने आप में एक कला है। कैसे करते हैं आप, कब आपने सोचा था, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप अगर शुरुआत करें। थैंक यू सोहित, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और देखिए, ये तो मैं कई जगह वैसे भी कह चुका हूँ कि ये मैंने जब शुरू किया था तो मैं बहुत यंग था, और मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत सोचे समझे तरीके से एज ए करियर इसको लेना है, उस वजह से इसको शुरू किया। मैं शायद 15-16 साल का था, और उससे थोड़ा पहले अगर मैं और पीछे जाऊँ तो कॉमिक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो एक विजुअल जो एक समझ होती है ना, विजुअल्स की जो लैंग्वेज होती है, उसकी एक थोड़ी सी समझ थी, और कुछ ऐसा जो सराउंडिंग्स की अवेयरनेस थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि 1984 में मैंने देखा कि ये
इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद रॉयट्स हुए जी। तो वो मैंने बहुत आमने सामने से देखा। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे घर के आसपास 2-3 सिख परिवार रहते थे। मैंने देखा कि किस तरह से उनके घर लूटे गए और उनके घरों में आग लगाई गई। वो सारे सबसे ज़्यादा शायद वो जो मिडिल क्लास कॉलोनी थी उसमें वो सबसे ज़्यादा संपन्न परिवार थे। उनके घर बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। तो वहाँ से ये आपको लगा ना कि क्या हो रहा है आपके आसपास, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा अखबार पढ़ने का एक वो हुआ कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो तब भी चीज़ें बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत कायदे से समझ में आती थी या, लेकिन हाँ ये हुआ कि आपने उसमें रुचि लेनी शुरू की। तो ये मामला इसी तरह से चलता रहा। फिर उसके बाद चूँकि वो राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रधानमंत्री थे। अगर पता नहीं लोगों को अभी याद है कि नहीं याद है, पर राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक इंटरव्यू दिया था जो बच्चों ने लिया था, जो बच्चों ने उनको इंटरव्यू किया था और उसको दूरदर्शन ने, जैसा कि मतलब चलन था तो दूरदर्शन ने उसको टेलीकास्ट किया था। पर उसमें वो बहुत प्रॉमिसिंग साउंड कर रहे थे, ठीक है। तो शायद वो एक जो भारतीय राजनीति में जो एक परिवर्तन की घड़ी थी कि आपको सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री मिला और जिस हालात में मिला और जो टर्बुलेंस इर्द गिर्द था, उसकी वजह से शायद कहीं उसने मुझे खबरों की दुनिया से जुड़ने का एक वो दिया कि आपकी रुचि हुई उसमें। और फिर आप जब थोड़ा बड़े हुए तो एक मतलब मैं 15-16 साल का था तो एक पुलिस वाले ने मुझसे रिश्वत मांगी 10 रुपये। तो हाँ, तो मुझे वो बहुत समझ में नहीं आया। मतलब उसने जनरली ये तो मुझे कुछ एक कागज़ का सर्टिफाइड कॉपी चाहिए थी, तो उसने वो उस पर साइन करके मुझे दे दिया। तो जहाँ पे मुझे लगाना था वहाँ मैं लेके गया तो उसने कहा अरे ऐसे नहीं, उस पर स्टैंप लगता है। तो मैं वापस गया उसके पास, तो उससे मैंने कहा कि नहीं, वो कह रहे हैं इस पर स्टैंप लगेगा। तो उसने कहा कि अगर स्टैंप लगेगा तो वो कितने पैसे ले रहे हैं उसके। तो वहाँ पे तो जनरली वो फीस लेनी थी उसको। तो वो मैंने कहा उसको कि शायद उस समय 15 रुपये या 10 रुपये, 15 रुपये कुछ मैंने उससे बताया कि 15 रुपये उसकी फ़ीस। तो उसने कहा कि 10 रुपये यहाँ भी देने पड़ेंगे। तो मैंने उसको 10 रुपये दिया, उसने स्टैंप लगाई, वो लेके मैं चला आया। तो आई रियलाइज्ड इट मच लेटर कि जो मैंने उसको दिया था वो रिश्वत थी, ठीक है। लेकिन वो बात इतनी मुझे अखर गई और इतना मुझे ख़राब लगा, मुझे ऐसा लगा ना जैसे जो ठगे जाने का दुख होता है, तो वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा एक था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे इसमें चैनलाइज होने लगा। हाँ, अखबारों में वो चीज़ें छपा करती थी, कार्टून्स, तो आप उन्हें देखा करते थे। लकीली ये था कि मेरे घर के पास अखबार का एक दफ्तर था, तो मैं ऐसे ही एक बार घूमते टहलते वहाँ चला गया और वहाँ पे उसी समय एक और ऐसी महिला ने आना शुरू किया था जिनका अखबार से सीधा कोई मतलब, ऐसे वो जर्नलिज्म में कोई कोर्स करके नहीं आई थी। वो ऐसे ही एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो भी बड़ा अपने आप में बड़ा कहना चाहिए कंजर्वेटिव किस्म के अप्रोच में नहीं थी। तो उन्होंने मुझे ब्रेक दे दिया। उनका नाम रजनी गुप्ता है और वो अभी भी हैं। तो उन्होंने जो ब्रेक दिया, उन्होंने उससे काम करवाना शुरू किया और वो बहुत मन लगा के वो मतलब ना कि बेटे अच्छा ये तो देखो इसका हाथ ऐसे होना चाहिए या इस तरह से। तो उसमें उस ज़माने में क्या था कि कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, तो अगर उन्होंने ये कहा कि इसका हाथ ऐसे होना चाहिए था तो आपको लगभग पूरा फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब आप दोबारा ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा निखर जाएगा, है ना। तो इस तरह से कर करके उन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि उस ज़माने में उन्होंने मेरे पर मुझसे ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, पेशेंस से और इस तरीके से। तो वो धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़े। हाँ, ओके। तो वहाँ से जब आपने शुरुआत की, क्या शुरुआत से ही आप पॉलिटिकल जो एक इस देश में सिनारियो है, हालांकि हम जनरल भी करेंगे तो सब लेना देना तो सब पॉलिटिक्स से ही होता है, लेकिन क्या डिफरेंस था जब आपने शुरुआत की और अब जब आप कर रहे हैं? सरकारें आई, सरकारें गई हैं, मुद्दे रहते हैं। दिन में आप जब शुरुआत करते हैं तो क्या पहले ही आप तय कर लेते हैं कि नहीं ये कार्टून पे आज करूँगा, ये आज सबसे बड़ी खबर है, कि दिन में तो चीज़ें बदलती होंगी, दिन में 4 बार उसी चीज़ में अपडेट्स आते होंगे, जैसे टीवी पर या फिर हम जब करते हैं तो हर 1 घंटे में हमें पता है कि चीज़ें बदलती हैं। तो एज अ कार्टूनिस्ट कैसे आपका दिन होता है, कैसे आप करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे बदलाव होता है, उसके बारे में भी अगर हम बात करें? तो देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। होता क्या है कि जब आप उस प्रोफेशन में आते हैं तो आप उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ें समझने की, और क्योंकि कार्टूनिंग का ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल है, जैसे आप गए और उन्होंने बता दिया कि ये सिलेबस है आप पढ़ लीजिए, और है ना, तो आप धीरे धीरे खुद चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आप उसके लिए एक ही तरीका है कि जो आपसे सीनियर्स हैं
जो दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, जिनका काम आपको पसंद है, आप उनके बारे में जानें, उनको पढ़ें, उससे आप देखने की कोशिश करें। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जैसे जो ब्रिटिश कार्टूनिस्ट हैं वो ये करते हैं कि वो घर से निकलेंगे, वो न्यूज़ सुनेंगे 10-11 बजे जो इंग्लैंड का टाइम है, और उसके हिसाब से वो बेस करेंगे अपने आइडिया को और वो ख़त्म करके 4-5 बजे तक निकल जाएंगे। ठीक है, ये उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। हम लोग का जो उस समय हुआ करता था, ऑब्वियसली देखिए, ये जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो इनिशियली मैं पॉलिटिकल कार्टून नहीं ड्रॉ करता था। मैं जनरली सोशल सब्जेक्ट्स पे और इस तरह के इलस्ट्रेशंस और विजुअल्स ये सब किया करता था। लेकिन आपकी इच्छा जो थी वो पॉलिटिकल कमेंट्री की थी, तो वो कभी कभी आपको मौका मिलता था, आप कर लेते थे। तो वो मौका मिलने में भी 1-2 साल लगे। वो ऐसा नहीं हुआ कि फिर डे वन हो गया, उसमें टाइम लगा, और वो मौका भी मुझे दूसरे अखबारों में मिला। तो चूंकि मैं फ्रीलांसर था तो मेरे लिए इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी कि आपको इसी अखबार में काम करना है, तो मैं दूसरे अखबारों के लिए कर सकता था। तो वहाँ पे जो एडिटर्स थे उन्होंने उसको लगा कि यार ये ड्रॉ कर सकता है और उसमें थोड़ी बहुत शायद समझ भी उन्हें दिखी होगी, तो उनको लगा कि इससे पॉलिटिकल कार्टून कराए जा सकते हैं, तो उनके लिए मैंने वो करना शुरू किया। तो उस समय ऑब्वियसली आप इसी तरह के सब्जेक्ट उठाते थे जो लोकल लेवल पे किसी तरह का एक लोगों में कनेक्ट वो कर सकें। जैसे तो वो बड़े सिंपल सब्जेक्ट हुआ करते थे, वो हार्डकोर पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं हुआ करते। ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे कि मतलब पिछले 33 सालों से मैं कर रहा हूँ, तो बल्कि और ज़्यादा मुझे जो लग रहा है 89 से मैंने शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट 35 साल होने जा रहे हैं। तो वो जो दुनिया है वो धीरे धीरे बदली। तो जैसे पहले इंटरनेट आया तो ऑब्वियसली आपके लिए एक विंडो खुल गई है ना, आप दूसरे कार्टूनिस्ट को देखने लगे, आप किसी भी दुनिया में कहीं के भी किसी भी कार्टूनिस्ट को देखने लगे। ये 90s के एंड में ये सब हो रहा था, है ना, कि इंटरनेट एक तरीके से सर्वसुलभ हो रहा था। फिर धीरे धीरे अब ये हालत हो गई है कि अब क्या है कि खबरें बहुत तेज़ी से बदलती रहती हैं, है ना। और दिक्कत ये है कि चूँकि आप अभी भी तमाम सारे न्यूज़पेपर्स के लिए काम कर रहे हो, और न्यूज़पेपर की फंक्शनिंग हो सकता है कि जो आज के रीडर हैं उनको ना समझ में आए, पर न्यूज़पेपर में वो जनरली क्या होता है कि जो खबर हम आज इकट्ठा करते हैं वो कल सुबह रीडर को मिलती है ना, तो उसमें जो लैग है वो बहुत ज़्यादा है। और है क्या, आप जैसे अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो जो ट्रेंड हो रहा है मतलब जिस पे रीडर का ध्यान है, वो आप देखेंगे कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो हैं वो हर 30 मिनट में बदल रहे हैं। तो आज के टाइम में सब्जेक्ट को चूज़ करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम सब मीडिया से जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीके से, और हम एक ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब मीडिया को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, खासतौर पर टीवी मीडिया की अगर बात करें। हालांकि जब मीडिया की बात की है तो सब जगह पर मीडिया की बात की जाती है। एक ऐसे समय में जब क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा इशू है। एक वो वजह भी है कि कई लोग अभी हम सोशल मीडिया पर हैं और चैनल्स पर नहीं हैं। बहरहाल ऐसे समय में कितना माहौल बदला है, कार्टूनिस्ट और एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट होना, ऐसे मुद्दों पर बात करना किस तरह का चैलेंजेस है, खासतौर पर पिछले कई सालों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या बदलाव आपने देखा है, किस तरह के चैलेंजेस हैं सर? इनफैक्ट ये आपने सबसे पहला क्वेश्चन भी आपका यही था, लेकिन वो उस बीच में मुझसे मिस हो गया उस समय जब मैं बता रहा था अपना कैरियर की शुरू के बारे में। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए एक्चुअली है क्या कि कार्टूनिंग कैरियर के दौरान मैंने तो मेरा क्या कार्टूनिंग कैरियर जैसे 89 से शुरू हुआ, तो मतलब मैंने पहली सरकार जिस टाइम मैं पॉलिटिकल कार्टून कर रहा था वो 91 में जो नरसिम्हा राव की सरकार थी वो देखी, या थोड़ा सा मैंने वीपी सिंह की सरकार देखी और चंद्रशेखर की सरकार देखी, है ना। राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार मैंने देखी ज़रूर, लेकिन मैं उस समय चीज़ें पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो उसमें मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि राजीव गांधी उस समय एक बिल लेके आए थे जो कि एक तरीके से ये था कि अगर आप प्रेस किसी के खिलाफ कुछ छापता है तो उसको अकाउंटेबल बनाने के चक्कर में, तो उस समय लगभग सारे जर्नलिस्ट ने मिलके, मतलब वो उससे ज़्यादा बड़े बहुमत की सरकार अभी तक तो हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी। केवल उन लोगों ने, बाकी जो ऑब्वियसली जो विरोध था अखबारों में और वो सब तो हुआ ही, लेकिन उन्होंने एक मार्च किया था जो प्रेस क्लब से राष्ट्रपति भवन था। राजीव गांधी को वो बिल वापस लेना पड़ा। तो आज तो मुझे लग रहा है कि मार्च करने के लिए जर्नलिस्ट जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, है ना।
अभी तो कैद करके भी रखते हैं। तो अभी तो देखिए आपकी वो मतलब आपको बाकायदा एक बाकायदा आपको संसद के बाहर एक पिंजरे में बिठा के रखा गया और आप थैंक यू कह रहे हो। अब आपकी ये हालत है कि आप उसके लिए आप थैंक यू कह रहे हो कि आपने मुझे बाहर निकाल दिया, है ना। और मुझे अभी मतलब मुझे लगता है कि उसमें मैंने शेखर गुप्ता वगैरह को शायद टीवी पे कहीं बोलते हुए भी सुना है। अच्छा। और जिसमें बहुत फायरी किस्म से वो उसमें बोले हैं, ठीक है। तो मतलब देवर लाइक प्योर जर्नलिस्ट। और राजीव गांधी का जितना मजाक बनाया गया, अगर आप देखेंगे उस समय शरद जोशी से लेके और सबने क्या क्या नहीं लिखा है, ठीक है। और जबकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसका हम देखेंगे का इतना मजाक बनाया गया है। मतलब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि टाइम्स के 150 ईयर्स शायद हुए थे, दे ऑर्गेनाइज द फंक्शन। उसमें उन्होंने एक लक्ष्मण की एक किताब भी निकाली थी। तो राजीव जो थे उस फंक्शन के इनाग्रेशन में आए थे, तो वो किताब या अवार्ड शायद उनको लक्ष्मण को देना था या वो किताब उनको वो दिखानी थी। तो वो स्टेज पे दोनों आमने सामने आए। कहने का मतलब यह है कि स्टेज पे दोनों का आमना सामना हुआ। तो राजीव ने लक्ष्मण से कहा कि यार आप मुझे हमेशा बहुत मोटा बना देते हो, ठीक है। तो मतलब शिकायत देखिए क्या है शिकायत। और आप देखेंगे तो सच बात है कि राजीव बहुत दुबले थे और लक्ष्मण के कार्टून आप देखेंगे तो उसमें राजीव थोड़े मोटे थे। हाँ। तो ऐसा तो उसने एक शिकायत की कि आप मुझे हमेशा बहुत मोटा बना देते हो। उसने और कुछ नहीं कहा। मतलब जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की इस तरह की बात कहते हैं ना कि आपने सारे गाली कर देने वालों को हमारे रख लिया है। तो इस तरह की बात नहीं। वो सिंपल एक ना। तो लक्ष्मण का जो जवाब था वो ये था, वी विल लुक इनटू इट। मतलब जिसको हिंदी में वो कहता था ना कि राजीव अक्सर कहा करते थे हम देखेंगे, है ना। तो मतलब इस तरह से लोगों ने उस समय प्रधानमंत्री से बात भी की है। जोक्स तो ये था कि इंडिया टुडे तो बाकायदा इस तरह की उन्होंने जोक्स इकट्ठा करके छापे हैं कि राजीव के ऊपर क्या क्या जोक्स बने हैं और बाकायदा इंडिया टुडे ने उन जोक्स को छापा है, ठीक है। तो वो चीज़ अब बिल्कुल नदारद है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि राजीव ने कोशिश नहीं की, उस समय उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ एक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय शायद मीडिया जो था उसमें थोड़ी बहुत स्पाइन थी जी। वो लोग अड़ के खड़े हुए और शायद वो इमरजेंसी से तुरंत निकलने के बाद भी था तो वो हाँ मतलब वो मीडिया में वो भावना शायद रही होगी, क्योंकि मैं तो दूर से दर्शक था तो मैं उस चीज़ को शायद ज़्यादा उतने अच्छे से फील नहीं कर सकता हूँ। पर उन्होंने लड़ने की जो भावना थी ना कि अगर ये निकल गया तो फिर इमरजेंसी जैसी हालत हो, तो वो मैंने देखा है कि मीडिया के कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद मीडिया में पैसा आया, बहुत पैसा आया, लेकिन साथ में ये भावना जो थी वो बहुत सबड्यू हो गई कि यार हम जो कर रहे हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। और अब हम जब देखते हैं क्या ऐसे भी है एक अनरिटन रूल कि नहीं ये नहीं करना, ये ज़्यादा हो जाता है, या फिर ये करेंगे तो फिर कोई पब्लिकेशन जो है वो नहीं लेगा, या फिर इससे बचना चाहिए, या जैसे कि हम देखते हैं कि ऊपर से ही कई जगहों पर, खासतौर पर क्योंकि मैं टीवी से हूँ तो टीवी का बैकग्राउंड ये था कि ऊपर से ही जो एडिटर्स थे वो एक सेंसर लगा देते कि नहीं इतना नहीं करेंगे, इससे कम ही करेंगे। तो क्या इस क्षेत्र में भी उतना वैसा सब चीज़ें हुई हैं? एक मज़ेदार बात कार्टूनों के साथ क्या है कि मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मेरे लिए तो हमेशा मुझे लगता है कि मुझे अच्छे कार्टून देख के बहुत मज़ा आता है मतलब अगर मेरा भी कोई बनाए तो मुझे अच्छा ही लगेगा। देखिए ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव किस्म की आर्ट है, लेकिन है तो आर्ट ही। सही बात है ना। आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो, आप जो कह रहे हो बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से, और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। एक कार्टून ड्रॉ करने में खासा टाइम जाता है। वो ऐसा नहीं होता है कि आपने कुछ भी लिख दिया कुछ भी, है ना। आपको वर्ड्स सोचने पड़ते हैं आपको फिट करने के लिए, और कितना होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है। और तमाम सारे कानूनों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ इस तरह की बात कहें जो किसी को इस तरह से हर्ट करे कि वो आपके लिए भी दिक्कत करे, पब्लिकेशन के लिए दिक्कत करे। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अभी जो हालत है वो ये बिल्कुल सच बात है कि, और ये बात मैंने आज नहीं कह रहा हूँ, मैं तो काफ़ी पहले से ये कह रहा हूँ और सोशल मीडिया पे कह रहा हूँ कि एक किस्म की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति। इमरजेंसी के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि उस समय चीज़ें सेंसर हुआ करती थी, बगैर सेंसर से पास हुए चीज़ें नहीं छपा करती थी। अभी क्या है कि हालत वही है, पर यह है कि वो अनडिक्लेयर्ड है। उस समय कम से कम वो डिक्लेयर्ड था, लोगों को पता था कि ये हमें मतलब ये हम अनडिक्लेयर्ड उसमें हैं, हम डिक्लेयर्ड उसमें हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं। अभी क्या है कि वो डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन हालत वैसी है ना। तो जैसे है कि आप फला आदमी के खिलाफ फला लोगों, अब देखिए मेरे कहने पे आप मत जाइए,
आप अपने आसपास के अखबार उठा के देखिए, आप उसमें देखिए कि कार्टूनों की क्या हालत है। आप उसमें ये देखिए कि उसमें किसके चेहरे आपको कार्टूनों में दिखाई दे रहा है। उसमें आप देखिए कि कार्टूनों में क्या कहा जा रहा है ना। जैसे अब है क्या कि जब कोई बहुत ही भयंकर घटना हो जाती है तो जो मीडिया 24 घंटे मोदी मोदी चिल्लाया करता है, वो भी जब कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए जिसको वो दिखाना अवॉइड नहीं कर सकते तो उसमें वो सिस्टम करने लगते हैं। सही बात है। हाँ, मोदी नहीं होता फिर सिस्टम हो जाती है। सिस्टम हो जाता है। या अगर किसी चुनाव में परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो उसमें जेपी नड्डा की तस्वीर आ जाती है। तो ये अब पाठकों को या रीडर्स को या व्यूअर्स को समझ में आने लगा है। तो अगर आप अखबार को थोड़ा सा कायदे से पढ़ेंगे, उनकी हेडलाइंस पढ़ेंगे, तो वो तो आपको दिखाई ही देगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर अखबार के कार्टूनों पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, और आप ये समझ लीजिए कि इससे ये कोई पार्टी बंदी की बात नहीं है कि मतलब आप भाजपा के साथ हैं, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट जनरली जो हैं वो विपक्ष में ही होते हैं। सही बात है ना। वो मतलब इस्टेब्लिश तौर पे ये होता है कि वो विपक्ष का ही हिस्सा होते हैं, क्योंकि जो सरकार में है आप जनरली उसका एंटी एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, एंटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो भी आप उस पर जो क्रैक करते हो, अगर आप बहुत सामान्य सी भाषा में जनजी की जो भाषा है उसमें अगर आप कहें तो आप उस पर जो क्रैक करते हो, ठीक है। अब जिसको जनता ने वोट नहीं दिया, जो पहले ही मरा गिरा पड़ा है, उस पर हंसने का क्या मतलब। सही बात है ना। तो वो एक फैक्टर वो है उसमें। जब आपके लिए इस इंटरव्यू के लिए थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मैं यूट्यूब पर भी गया था कि कौन क्या क्या कर रहे थे। वहाँ पर इनफैक्ट जिस वीडियो का सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, 2-3 मैंने देखे, वो हैं जिसमें जो आप कह रहे हैं कि ट्रोलिंग हुई है, आपको ट्रोल करने की कोशिश की गई, या फिर वही जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोग हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का ट्रोलिंग है, या जो आपने जैसे कहा कि कार्टून्स को लेकर ट्रोलिंग है, इसका कितना इम्पैक्ट होता है फिर जब आप वीडियो बनाते हैं या आप जब कार्टून बनाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि नहीं, एक सेल्फ सेंसरशिप आ जाती है कि नहीं ये भी कर रहे हैं ये, लेकिन ऐसा भी ना करें? क्या ऐसा होता है? वो आप इंटेंशनली ना करें लेकिन इतना ट्रोल होने का कुछ परिणाम पड़ता है? देखिए, सेल्फ सेंसरशिप आती ही है, मतलब इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, उसका रीज़न ये है कि आप अल्टीमेटली किसी पब्लिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस पब्लिकेशन के तमाम सारे लोगों को दिक्कत में नहीं डाल सकते। सही बात है। ठीक है। तो और वो पब्लिकेशन भी आपके सामने हाथ जोड़ के ही खड़ा है कि भाई कुछ ऐसा मत करना, है ना। और उसको लगातार मैसेजेस, फ़ोन वगैरह वगैरह आ ही रहे हैं। मतलब मुझे तो पब्लिकेशन के अंदर से पता चला कि पीएमओ से फ़ोन आया है कि आपने क्या छाप दिया। तो मुझे नहीं मतलब मैंने तो इससे पहले कभी ये नहीं सुना था कि पीएमओ को इतनी चिंता है कि क्या कार्टून छप रहा है ना। तो ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो वो आदमी जो ये बताता है कि वो सब पे भारी है, उसको इससे दिक्कत है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी छोटे से अखबार ने कुछ कार्टून छाप दिया है जिससे उसको बड़ी, और उसमें कहीं उसका नाम नहीं है। तो जिसको कहते हैं ना चोर की डाढ़ी में तिनका, तो उस तरह की हालत है कि आप ओनर को फ़ोन करके ये कह रहे हो कि साहब आप कार्टून बदलवा दीजिए या कार्टूनिस्ट को बदल दीजिए, है ना। तो ये जो चीज़ है ये तो बहुत कायदे से अगर देखा जाए तो बहुत शर्मसार करने वाली है। और ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों की वजह से आप में एक सेल्फ सेंसरशिप आती है। जो आपने इससे पहले एक सोशल मीडिया वाली बात कही थी, तो देखिए सोशल मीडिया पे जो मैं कहता हूँ या करता हूँ तो जनरली क्या है कि वो मैं सोशल मीडिया को बहुत सीरियस स्टफ नहीं मानता हूँ, है ना। जैसे मैं कार्टून जब बनाता हूँ तो उसमें मैं जो कहता या करता हूँ और जो मैं सोशल मीडिया पे कहता या करता हूँ, या जब मैं कहीं जाता हूँ बोलता हूँ या बात करता हूँ, इन सारी चीज़ों में आपको अंतर दिखाई देगा, है ना। तो सोशल मीडिया मेरे लिए केवल एक हल्का सा एक फन एक्टिविटी है। तो जैसे नहीं आपने 2-3 कार्टून बनाए और आपको उसके अंदर टाइम है तो आप कुछ मस्ती कर रहे हो, वो वाला मामला है। तो सोशल मीडिया को मैं मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात है कि सोशल मीडिया को बहुत सारे लोग इस बात का वो हथियार बनाए हुए हैं कि वो आपको बुली कर सकें, है ना। तो मैंने काफ़ी टाइम तक उसको बर्दाश्त किया, लेकिन इधर कुछ मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से मैंने डिसाइड किया है कि अगर मुझे कहीं पे भी कोई भी आदमी कोई किसी को गाली दे रहा है या अब्यूजिव वर्ड इस्तेमाल कर रहा है या पर्सनल हो रहा है और मेरी टाइमलाइन पे वो अपीयर होता है तो वो मैं उसे ब्लॉक करूँगा। अच्छा। मैं उसे ढूंढ के ब्लॉक करूँगा। जिसके टेकन का डायलॉग है ना कि तुम कोई भी हो और कहीं पे भी हो, तो मैं उसको ढूंढ के ब्लॉक करूँगा। ठीक है। हाँ। तो उस लिहाज से मैंने तो अब ये तय किया और मुझे लग रहा है कि वो नंबर जो है होगा करीब 30,000 के आसपास होगा। अच्छा। लेकिन
एक तरफ जहां हम हेट की बात करते हैं, तो क्या यही सोशल मीडिया से उतना प्यार भी मिलता है एक ऐसे समय में जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है? जिन दर्शकों को नहीं पता है, मैं सर का पैट्रियन अकाउंट भी है और इनको सपोर्ट करने के लिए कई तमाम तरीके हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में डाल दूंगा। जनरली देखिए ये होता है कि आपको नहीं पता होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप क्या है कि वो सोशल मीडिया में किसी ने कुछ लिख दिया, आप उसको बहुत सीरियसली नहीं ले सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि आदमी कौन है। सही बात। बहुत सारे लोग एनोनिमस हैं। तो बीच में मेरे साथ एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि मेरे पास कोई काम नहीं था और किसी ने सोशल मीडिया पे ये डाला कि मंजुल के पास कोई काम नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। एंड सडनली पीपल डोनेटेड सो मच मनी, नॉट दैट मच मनी कि, पर मतलब वो मुझे तो लग रहा है कि अगर किसी ने मुझे 10 रुपये भी दिए और आज के टाइम में, ठीक है, तो मुझे ये लगा कि ये कौन लोग हैं भाई, ये वो लोग हैं ना जो आपको ट्रस्ट करते हैं। सही बात है ना, ये आपको ट्रस्ट करते हैं तो आप उनका ट्रस्ट बिट्रे नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि पीएम केयर्स फंड में आपने पैसा लिया और उसके बाद आप उसका हिसाब नहीं देंगे, है ना। अगर किसी ने आपको पैसा दिया है तो आज के टाइम में किसी को कुछ भी 10 रुपये देना भी बहुत बड़ी बात सही बात है ना, जिस तरह के आर्थिक हालात हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ के। और तो मुझे वो जो दिन था उसने मुझे बताया कि नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ के लिए बहुत केयर करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो ये बात सही है कि सोशल मीडिया में मैं तमाम सारी चीज़ें मजाक में कहा करता हूँ, लेकिन मेरा काम का जो सीरियसनेस है वो कार्टूनिंग में ही है और उसमें मैं बहुत ख्याल रखता हूँ कि मैं उन लोगों का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकूँ, मतलब या जो उन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशन किया है उसको मैं लोअर नहीं करूँ, है ना, उस विश्वास को अक्षुण्ण रखूं, जो एक वो ओथ लेते हैं ना, है ना, कि वो उस तरह की फीलिंग है। जी, अब हम जो पहले कुछ कार्टून्स हैं उस पर भी चर्चा करते हैं और ये लोगों को भी समझना मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कितना थॉट प्रोसेस होता है, क्यों, किस मुद्दे पर बनाया गया था, क्या सोच के बनाया गया, क्या आपके दिमाग में आया था। तो कुछ कार्टून्स हैं, हम उसे भी देखते हैं और उस पर भी हम चर्चा करते हैं लगातार। एक एक कर मुझे लगता है इसे हम ओपन करते हैं। जो हाँ जी, तो ये पहला कार्टून है और ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है, मीडिया पर ही है। कुछ न्यूज़ चैनल वाले दिख रहे हैं। क्या था सर और ये कब किया गया था और ये बताना क्या चाहते थे आप इसे? देखिए, आप उससे डेट्स पूछेंगे तो मुझे शायद बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना, लेकिन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता सकता हूँ। देखिए है क्या कि इधर हाल के टाइम में हमने एक चीज़ ये देखी है कि लिंचिंग को एक किस्म की स्वीकृति या जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है ना, वो हाँ, कि लिंचिंग अगर हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो उसी में बीच में हमने जो रिया चक्रवर्ती का एक कवरेज देखा कि कैसे पत्रकारों का झुंड उसको घेर के और कैसे उसको बुली करने की कोशिश कर रहा है। और वो केवल रिया चक्रवर्ती के मामले में नहीं है, वो जहाँ उनको कोई कमज़ोर आदमी मिल जाएगा, हल्का सा भी कमज़ोर आदमी मिल जाएगा, वहाँ पे उनकी वही हालत है। इस पे ऊपर ये मैंने एक छोटा सा कैप्शन दिया है कि 24/7 कवरेज। तो ये जो कवरेज है, ये अगर आप देखेंगे तो सबके हाथ में वो बूम माइक है जिससे वो कवर करते हैं, लेकिन जो पूरा सीन है वो आपको बता रहा है कि एक्चुअली ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल ब्लैक एंड वाइट कार्टून है, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा कलर्स नहीं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो फोकस है वो उस कलर पे रहे, जो कलर एक दूसरा कलर है जो उस कार्टून पे है ना। तो ये उस दौरान का कार्टून है और हम देख रहे हैं कि वो लिंचिंग अभी भी जारी है। जी बिल्कुल। अगले कार्टून पर जाते हैं। ये महात्मा गांधी हैं शायद ऊपर और हिंदू मुस्लिम नीचे है और महात्मा गांधी कह रहे हैं, ओ वी हैव प्रोग्रेस टू द 1940s। ये कब की थी या इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या था सर? तो ये भी मुझे लग रहा है कि शायद ये किसी 31 जनवरी वगैरह को छपा हुआ कार्टून है, क्योंकि अब तो या तो आप 2 अक्टूबर को गांधी को याद करते हो या आप शहीद दिवस पे गांधी को याद करते हो। तो है, देखिए जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की हैं वो ये मैंने रियलाइज़ की हैं कि इस बीच में जो मैं पहले भी कह रहा था ना कि जो दबे छुपे शब्दों में जो आप बात कहा करते थे क्या, अब आप खुल के हो रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम जो है वो तो न्यूज़ चैनल्स में एक तरीके से परमानेंट वो हो गया है कि किसी भी, अब जैसे एक चीफ मिनिस्टर है, वो 14 लड़के गिरफ्तार किए जाते हैं तो उसमें वो मुस्लिम नाम को उठा के वही बताता है। या देश का प्रधानमंत्री है, वो ये कह रहा है कि आप कपड़ों से लोगों को पहचान सकते हो, ठीक है। और आप देखिए कि उसके बाद कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें दूसरी तरह के कपड़े पहनने वाले इन्वॉल्व हैं और वो हिंसा कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों का कोई बयान नहीं आता, है ना। तो वो जो
तो बात यह है कि जब भारत का बंटवारा हुआ और वो जिस धार्मिक गर्मी की वजह से, या तो आप जब प्रोग्रेस करते हो तो आप प्रोग्रेस करते हो आगे की तरफ, आप उन चीज़ों से हटना चाहते हो, बचना चाहते हो, उन घावों को ठीक करना चाहते हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं, हम वापस 1940 की तरह। तो वो प्रोग्रेस और 1940, क्योंकि एक तरफ तो आप विकास की बात कर रहे हो, तो विकास डेवलपमेंट नहीं है ना, विकास तो आगे भी जाना है ना, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना विकास नहीं। सही बात है। तो वो प्रोग्रेस और 1940 वो जो आयरनी है वो इस कार्टून। जी, बहुत इंटरेस्टिंग। और जैसे कि मैंने कहा पहले भी कि कम शब्दों में किसी चीज़ को कहना ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। ये मोशन ऑफ थैंक्स है, आस्क नॉट व्हाट दिस गवर्नमेंट डिड, आस्क व्हाट द अर्लियर गवर्नमेंट्स डिडंट। तो जैसे देखिए अभी ये कार्टून देखिए कितने पहले बना है ना। ये कार्टून मुझे लगता है कि ये शायद पहली लोकसभा में जब ये थे तब बनाया गया। अच्छा। है ना, 18 में बनाया है शायद। अच्छा। ठीक है, और आप ये देखिए कल अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं खड़े होके कि आप ये बताइए कि 2014 से पहले आपने क्या किया। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अभी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके वजह हाँ, तो आप उल्टा उनसे। तो बेसिकली ये जो इस गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है कि आप ये नहीं बताएंगे कि आपने क्या किया, आप ये बताने लगेंगे कि पिछली सरकारों ने क्या नहीं किया, है ना। तो वो हर जगह दिखाई देगा, वो हर मौके पे यानी तीनों जो हमने देखे अभी तक कार्टून वो एवरग्रीन है। हिंदू मुस्लिम भी होते जा रहे हैं, मीडिया भी वैसे के वैसे है। वैसे नहीं होती है evergreen मतलब लेकिन है तो ये मतलब ये मेरी सफलता नहीं है, ये इन लोगों की सफलता है। सही बात है, इनकी ही सफलता है। तो ये जो एक है कि ऐसा ही नहीं है कि केवल एक जो पार्टी की तरफ या एक ही ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ या जिनके लिए या जिन पर आप तस्वीर करते हैं। ममता दीदी भी नजर आ रही हैं यहाँ पर। और ये मेरे ख्याल से 17 के बाद का कार्टून है ये। देखिए एक बहुत सीधी सी बात है कि मैं 89 से कार्टून कर रहा हूँ। 89 में नरेंद्र मोदी कहीं नहीं, बिल्कुल, है ना। चलिए मैं 89 मान लीजिए 89 में नॉर्मल कार्टून कर रहा था, 91 से तो मैं कर रहा था। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय परिदृश्य पे आए हैं 2002 में दंगों के बाद। ठीक है, तो उस समय मैंने थोड़े बहुत कार्टून किए होंगे जब वो पूरा गुजरात में दंगे वंगे हो रहे थे। उसके बाद फिर वो 2012-13 से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा। तो इस पूरे टाइम में मैं कार्टून बना रहा था, मतलब ऐसा नहीं था। तो जब नरेंद्र मोदी थे ही नहीं तब भी तो हाँ, तो मैं ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी पे कार्टून नहीं बना रहा था। हाँ, तो ये बेसिकली देखिए इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो एक किस्म का कल्चर है पॉलिटिकल वायलेंस का, और एक ये है ना कि माइट इज़ राइट वाला मामला, क्योंकि हम हैं पावर में। और आप अगर दूसरी पार्टीज़ को देखेंगे तो उनका भी कल्चर वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि अब चूंकि अभी वो पावर में है तो वो दिख रही है ना, वरना इससे पहले अगर कम्युनिस्ट थे तो उन्होंने भी यही किया। हाँ, लेकिन उस समय मैं ड्रॉ नहीं कर रहा था, है ना। तो आपको मेरे जो कुछ कार्टून मिलेंगे वो ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य वगैरह पे, लेकिन हो सकता है उसमें पॉलिटिकल वायलेंस पे भी एक आध कार्टून आपको मिले। लेकिन ये तो बहुत ही, और दूसरी बात ये भी है कि जो 50 सांसदों का एक तरीके से जो वो हुआ है ना विकास, कि हर किसी के पास मोबाइल है तो आपको तुरंत फुटेज दिखने लगती है। सही बात है। अब आपको तुरंत मिलने लगती हैं विजुअल्स, है ना। तो ये उस समय का है। तो सबसे पहले हाँ, कि मतलब आप इस समय मेरे ख्याल से जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ये था कि निर्विरोध किस्म से जो इलेक्शन होने लगे हैं ना, कि कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। और अभी हमने सूरत में भी देखा। हाँ, वो तो ये बेसिकली ये उसकी पहली झांकी है। और उस वायलेंस को दिखाने के लिए पीछे हल्का सा मैंने अपना आग का बैकग्राउंड भी दिया जी। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है मुझे लग रहा है। ये बेसिकली ये तो देखिए ये तो अभी आया है, जो अभी इन्होंने संविधान हत्या दिवस वगैरह की बात है। ये कार्टून अगेन ये भी मेरे ख्याल से 17 या 18 का ही है। मतलब आज से 4-5 साल पहले का ही है। तो जब इन्होंने इमरजेंसी को ब्लैक डे कहना शुरू किया था, तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें सिंपली नरेंद्र मोदी हैं जो ब्लैक डे कह रहे हैं, और जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो जिस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की जो मैं बात कह रहा हूँ उसकी तरफ एक इशारा है। सही बात है, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग इंदिरा गांधी की झलक दिख रही है ना। और ये जो है हाँ, तो ये मतलब वन ऑफ द इनिशियल कार्टून जो मैंने उस मुद्दे पे किए थे, क्योंकि मुझे 15-16 के करीब ये मुझे 16 के करीब मुझे दिखाई देने लगा था कि हम जो है जो प्रोमिसेस किए गए थे वो छोड़ के हम लोग कहीं और जा रहे हैं।
अगला कार्टून, और मनमोहन सिंह जी आ गए यहाँ पर। अच्छा, मैं इनके बारे में भी पूछना चाहता था कि एक समय था जब मनमोहन सिंह पर बहुत कार्टून्स बनते थे, क्या उस समय बोला जाता था कि नहीं ये देश के प्रधानमंत्री हैं, मत बनाइए? एक बार नहीं। मतलब मनमोहन सिंह के ऊपर मेरे जितने कार्टून हैं, सोनिया गांधी के ऊपर मेरे जितने कार्टून हैं, आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इनफैक्ट जो कांग्रेस सपोर्टर्स थे, जो सोशल मीडिया पे भी थे, अगर किसी ने कभी एक आध किसी ने इंटरवीन किया तो वो इंटरवेंशन, जैसे अभी भी मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भाजपा के आधिकारिक हैंडलों से, मतलब भाजपा का जो राष्ट्रीय भाजपा का जो आधिकारिक ऑफिशियल हैंडल है, और आप कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से किए गए ट्वीट्स में, जिसमें वो एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहे, उनको आप देख लीजिए, उसमें आप अंतर देखिए। हाँ, उसमें आप देखिए कि किस बात को कहने की जो कला है ना। और ये मतलब सबसे ज़्यादा पैसे वाली पार्टी है, उसके पास दो लोग ऐसे नहीं हैं जो तमीज़ से किसी को ट्रोल कर सके, है ना। मतलब उसके हैंडल की लैंग्वेज में आपको बदतमीजी दिखाई देगी। और कांग्रेस के साथ आप देखिए कि उसके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि वो कितनी क्लास है। हाँ, उसमें वो बहुत कायदे तरीके से वो उसको वो करने। लेकिन ये कोलगेट वाला है, प्रधानमंत्री की कुर्सी। कोलगेट मतलब वो दंतमंजन नहीं, वो हाँ मतलब हाँ, तो बेसिकली कोल स्कैम था वो, और उसको कोलगेट कह के उस समय प्रचारित किया गया। तो वो बेसिकली कैग की रिपोर्ट आई थी, और उससे प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा सा जवाबदेही और दिक्कत, तो उस मोमेंट पे मैंने ये कार्टून किया था। वही सवाल मैं अगले कार्टून पे, वो प्रधानमंत्री पर ना जाने क्या कुछ कहा क्या मनमोहन सिंह पर, तो वो प्रधानमंत्री पर कार्टून बनाना ज़्यादा आसान था अभी के प्रधानमंत्री पर कार्टून बनाने से? नहीं, देखिए, तो मुझे तो ये लगता है कि कार्टून बनाना में मज़ा उसी पे आती है जो अड़िया लो। ठीक है, तो अब देखिए, मनमोहन सिंह जब थे, कभी हम लोगों को रोका नहीं किया, ये सही बात है, हमने कार्टून भी काफ़ी बनाए, लोगों ने उनको एंजॉय भी बहुत किया कार्टून्स को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रोल नहीं किया, और नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे इस पे कोई वो है कि मैंने मतलब मुझे मनमोहन सिंह पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ऐसा नहीं है। तो भाई देखिए, बहुत मतलब मुझे तो लगता है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, क्योंकि उससे आपको मनमोहन सिंह की वक्त समझ में आई, उससे आपको नेहरू के बारे में ज़्यादा पता चला, जो राष्ट्र एक तरीके से नेहरू को भूल चुका था। सही बात है। उसमें कुछ लोग निकले ना, कुछ आप देखिए ट्विटर पे कुछ हैंडल चालू हुए जिन्होंने नेहरू के बारे में लिखना शुरू किया। सही बात है, आपने नेहरू के इंटरव्यूज़ कहीं ना कहीं से निकाल के लोगों ने डालने शुरू किए, आपने उनके बारे में, और वो बेसिकली राष्ट्रीय चर्चा से ये लोग गायब हो चुके थे, है ना। तो इतना तो श्रेय इनको जाता है ना कि इन्होंने इतना झूठ कहा कि लोगों को लोगों को सच कहने के लिए सामने आना पड़ा। हाँ, फिर हम आ गए न्यूज़ पे। तो ये बहुत इनिशियल डेज का कार्टून है, मतलब जब न्यूज़ चैनल्स पे ये शुरू हुआ था, है ना। और मुझे लगता है पहले जिसने ये जहर फैलाना शुरू किया रिसेंटली, वो उनसे ही मिलती जुलती तस्वीरें एंकर। हाँ, ऑब्वियसली। तो वो बेसिकली वही है, और आपको पता नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो। मतलब वो जब फायर वहाँ तक पहुँचेगी तो जो होगा, जो रिपोर्टर, जो व्यूअर है, वो खुद ही फट जाएगा। मतलब इतना उसमें जहर भर दिया गया है। ये मुझे लगता है बहुत रीसेंट है ये। हाँ, ये मेरे ख्याल से अभी कार्टून आया था, और ये बहुत हालांकि इसमें मतलब इसमें तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है, और एग्जिट पोल्स ने क्या रोल प्ले किया है, और किस तरह से इन लोगों ने डेमोक्रेसी को दबाने का और ख़त्म करने का काम किया है। वो कुछ जर्नलिस्ट की वजह से बच गया, जो फ्रॉम डे वन ये कह रहे थे कि हालात ऐसे नहीं हैं जैसे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में जो अंतर था कि 400 पार का नारा था, और आप कहाँ जाके ख़त्म हुए। बिल्कुल, ये भी एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी कार्टून लगी। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर दिख तो रहा है भारत का तिरंगा, लेकिन बैकग्राउंड में आप कुछ और दिखा रहे हैं। तो वो बेसिकली बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, ये जिसको समझ में आएगा उसको समझ में आएगा। तो दीज आर द काइंड ऑफ कार्टून्स विच आई लाइक अ लॉट पर्सनली। जैसे जो पर्सनल फेवरेट्स होते हैं ना, कि जिसमें कुछ ना कहा जाए, और वो दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया जाए या पाठकों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो उसे समझें, है ना, वो उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, और वो आपके माइंड को टेटलाइज करके हल्का सा वो समझ में। तो मैं भी इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, मैं बता देता हूँ, लेकिन लोगों को जिनको नहीं समझ में आए, आप देखेंगे कि जो एक भगवा झंडा जैसा होता है, वो उसकी एक तस्वीर पीछे है, एक शैडो उसकी जो है वो नज़र आ रही है। तो हम 75 साल पर पहुँच गए हैं, हाथ में तिरंगा है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो बताने की कोशिश है।
बिल्किस बानो की ये तस्वीर है, जो आरोपी थे उन्हें छोड़ा गया था और तब आपने शायद तो ये तो मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेबल कार्टून है कि जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि उनके बाहर आने से आपको खतरा है तो आपको ही जेल में डाल देते हैं। आरोपी बाहर रहेंगे, आप जेल में जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि मीडिया की भी स्थिति है, हर किसी की स्थिति है आजकल। तो बेसिकली ये है कि आप एक तरफ ये कह रहे हो कि आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं हम लोग, वो कह रहे हैं कि आइए क्रिटिसाइज़ कीजिए और क्रिटिसाइज़ करने के बाद जो होगा वो बहुत ऑब्वियस है। बना हुआ है वहाँ पर। ये क्या था सर? ये मेरे ख्याल से जो इन लोगों ने एक नया अभियान चलाया है कि रैशनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो है क्या है कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है, मानव का जो विकास है जो डार्विन के हिसाब से है, जिसको ये नहीं मानते, जिसको ये कहते हैं कि हम तो ऋषि मुनियों की औलाद हैं, बंदर की औलाद नहीं है। तो बेसिकली क्रमिक विकास का सिद्धांत है कि आप आए और आपने किताब देखी और किताब पढ़नी शुरू की और किताब में आपने ऐसी चेंज कर दिया है कि आप वापस उसी रास्ते से निकल लोगे बाहर। बहुत इंटरेस्टिंग सर, बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है 1 या 2 ही और बच्चे हुए हैं कि इकोनॉमी हो, ऑक्सीजन हो, प्राइसेस हो। हाँ, तो मतलब वो हर बार आप किसी भी संकट में हो, और ये मतलब जिसने भी, अब जैसे अभी तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिसने भी पिछले 5 साल देखे हैं आपको नरेंद्र मोदी केवल मंदिरों में दिखाई देगा। सही बात है ना, कि आप इस मंदिर में पूजा कर रहे हो, वहाँ घंटी बजा रहे हो, वहाँ घड़ियाल बजा रहे हो, वहाँ तरह से बाकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं। तो आप किसी भी चीज़ के सवाल को लेके जाएं, वो कहीं ना कहीं पूजा करने में व्यस्त है। एक आखिरी कार्टून हम दिखाते हैं, आई हैव मेड दिस गुजरात। हाँ, ये एक्चुअली गुजरात इलेक्शंस के टाइम का कार्टून था, जब बीजेपी ने ये नारा दिया था कि उन्होंने गुजराती में ये नारा दिया था कि ये गुजरात मैंने बनाया है। तो बेसिकली उसको अंग्रेजी में ये किया ना, आई मेड दिस गुजरात। तो वो अब जैसे अगेन द सेम चीज़ है कि वो ऐसी खाई आपने क्रिएट कर दी है। हाँ, एक कम्युनिटी एक तरफ है, दूसरी कम्युनिटी दूसरी तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग सर। तो दर्शकों को हमने कई सारी तस्वीरें भी दिखाई और उसके पीछे के थॉट प्रोसेस को भी बताया। एक आखिरी सवाल है सर उन शायद दर्शकों के लिए जो शायद इसमें करियर बनाना चाहते हो या जो सोच रहे हो इसमें फ्यूचर क्या है, आप क्या सलाह देंगे ऐसे यंगस्टर्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को जो शायद इसे करियर के रूप में देखना चाहते हैं? क्या वायबल है, नहीं है, क्या सोचना चाहिए उनको, उसके बारे में एक बात करते हैं फिर हम इसे खत्म। देखिए, ये वायबल है कि नहीं है ये तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं जब कार्टून बनना चाहता था मेरे पिताजी को लगता था कि देयर इज़ नो फ्यूचर। हाँ, तो है ना, ये तो वो चिंतित थे, दे वर कंसर्न, है ना, मेरे पेरेंट्स कंसर्न थे। तो ये चीज़ बहुत पर्सनल चॉइस है। मतलब देखिए, ये केवल इसके लिए नहीं है, वो किसी भी प्रोफेशन के लिए है ना, कि कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो आप वहाँ क्या करेंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे, तो ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आप वाकई आपको जो जनता से जुड़े हुए जन सरोकार के जो मुद्दे हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि अब चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं। बदली क्या है कि अब न्यूज़पेपर कार्टूनिस्ट आप बनना चाहेंगे तो पता नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर का खुद का भविष्य कुछ पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को सोचना ये चाहिए कि अब वो डिजिटल मीडियम में क्या कर सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लोगों ने शुरू कर दिया है। तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो अपनी बात भी कह पाएँ, और वो जो मीडियम उसको कैरी करता है वो मीडियम ही चूँकि अब बदल रहा है कि अब उसमें क्या है, साउंड भी है, उसमें म्यूज़िक है ना, उसमें क्योंकि वेब में कोई इस तरह की वो नहीं है कि वो 2D होना चाहिए और केवल एक स्टिल होना चाहिए, है ना। उसमें चीज़ें मूव कर सकती हैं, उसमें एनिमेट कर सकती हैं, उसमें आवाज़ आ सकती है, उसमें सब कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। मैं जानने से पहले सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि आप एक पेंट करें तो अगर कोई पेंट आप कर सकें कि कैसे होता है पूरा प्रोसेस, वो हम समझ सकें। बहुत ही बढ़िया सर। हम ये इसे भी लोगों को दिखाएंगे, आपको पूरे वीडियो को हम शूट करके दिखाते हैं इसके बारे में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप जुड़े, एक बहुत ही अलग मुद्दे पर आज हमने बातचीत की है।
आमतौर पर आपके मुझे भी सच में बहुत ढूंढने पड़े, जानकारी निकालनी पड़ी, आप इतना बात नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद आप आए और हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और आप जो काम करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं शायद तीसरी बार कह रहा हूँ कि आसान नहीं होता है जितना शायद लोगों को लगता है कि एक ऐसा कार्टून बनाना जो थॉट प्रोवोकिंग हो, वो एवरग्रीन भी निकलते हैं, और उसका कहीं ना कहीं हम सभी पर कितना असर पड़ता है। शायद देश में जो कुछ हुआ, अगर हम शुरुआत से अब तक कार्टून्स भी देखें तो हमें अपना इतिहास समझ में आएगा। लेकिन आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए। थैंक यू सर। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, मंजुल सर से हमने बातचीत की, खुलकर बातचीत की, पूरे प्रोसेस को समझने, मौजूदा हालात को समझने, मीडिया की स्थिति को समझने, देश की स्थिति को समझने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने कहा, जो सर के लिंक्स हैं वो मैं नीचे शेयर कर दूंगा। उनके लिंक ट्री, मुझे लगता है कि वो आपके पेपाल का भी अकाउंट है या नहीं, वो लिंक ट्री में सब। हाँ, तो लिंक ट्री का मैं एक अकाउंट, जो एक लिंक है वो शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, उन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप यहाँ तक आ गए हैं तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, और दूसरों को भी बताएं कि हम अलग अलग मुद्दों को कैसे लेकर आते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। एक ये अलग आज हमने प्रयोग किया, ये प्रयोग भी आपको कैसा लगा, क्या ऐसे प्रयोग आगे भी करने चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम दोनों की तरफ से इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।